हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी, बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा, और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग 2020 में पूछे गए साइंस के फर्स्ट सिटिंग के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसे याद करेंगे। अगर आप इस क्लास का ऑडियो फाइल सुन रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन सुन करके उसके आंसर को देने का प्रयास करें और उसके आंसर को याद करें। आपका इस क्लास का ऑडियो फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा आपका द्वार कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। जो मनुष्य होता है उसका मुख्य रूप से जो उत्सर्जी अंग है कौन है। आंसर हो जाएगा आपका वृक्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है। इसका पहले भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़े थे और उसको याद भी किए थे कि एंड्रोजन क्या है। मैंने आपको बताया था कि एंड्रोजन जो है हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन। एंड्रोजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब किस अभिक्रिया के समय, ओके चलिए मैं इसको मिटाता हूँ फिर से। जब किस अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। जब किस प्रक्रिया के समय, यानी कि किस अभिक्रिया के समय अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो आपका उपचयन हो जाएगा। ओके, अगर ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है या ऑक्सीजन जुट रहा है तो उपचयन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। आपको पता होना चाहिए और ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो अम्ल का पीएच मान होता है, जो एसिड होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ओके, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम इज द राइट आंसर। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षार हो जाएगा और अगर 7 रहेगा किसी का पीएच मान तो वो उदासीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने का सोडा का, यानी कि धोने वाला जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र क्या है। आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। ओके, Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। ओके, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। यानी जो मधुमक्खी काटती है उसके डंक में एसिड होता है तो उसके कारण ही दर्द एवं जलन महसूस होता है अगर किसी को काटती है तो जो एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में, कौन सा एसिड होता है। अगर सिंपल में बोला जाए तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। आंसर हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंघा रोग होता है। ओके, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि हार्मोन। ओके, वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है।
अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा आपका विखंडन। ओके, अमीबा में विखंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल जो होता है उसका कौन सा भाग फल में बदलता है? आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यानी कि कौन सा गैस जो होता है चूना का जो पानी होता है उसे दूधिया कर देता है? आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, आंसर हो जाएगा आपका CO2 जो होता है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूं। ओके, चलिए यहाँ पर है, टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्टैरिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। टार्टैरिक एसिड जो होता है इमली में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? आंसर हो जाएगा आपका H2। ओके, H2 निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? यानी लेंस का आवर्धन कौन सा है? m बराबर क्या होता है? आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा m बराबर V/U। ओके, m बराबर V/U आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे को याद कर लेने हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कम है कोई ज़्यादा है, सारे का सारे बराबर हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी कि कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? आंसर हो जाएगा आपका परितारिका। परितारिका जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन अधिक होता है? वायुमंडल में जो होता है प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा आपका नीला। वायुमंडल में जो होता है नीला प्रकाश के वर्ण का ही परिकिरणन सबसे अधिक होता है, इसलिए जो आकाश से हम लोगों को नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कि प्रकाश का कौन सा घटना होता है जिसके कारण जो वास्तविक जो सूर्य उदय होता है उसके 2 मिनट पहले ही पता चल जाता है कि सूर्य का उदय होने वाला है? तो प्रकाश का कौन सा घटना होता है, कौन सी प्रक्रिया उसमें काम कर दी है? आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। जो वायुमंडल में अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वास्तविक सूर्य हम लोगों से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो होता है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बहुत अजीब क्वेश्चन है, कैसे पकड़ता है कैसे खाता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? आंसर हो जाएगा आपका कुटपाद द्वारा। ओके, कुटपाद, एक कुट वाला जो उसका पाद होता है, पैर, पाद मतलब पैर, उसके कुटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो होता है वसा पर क्रिया करता है? आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर हो जाएगा आपका वायवीय। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग है, यानी मछली सांस कहाँ से लेती है, मछली का श्वसन अंग कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पहले से पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। मछली जो है गिल्स से सांस लेती है, इसका श्वसन अंग गिल्स होता है मछली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? आंसर हो जाएगा आपका केचुआ। ओके, उभयलिंगी का जब भी बात आएगा तो आंसर हो जाएगा आपका केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना? आंसर हो जाएगा आपका मटर। जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे तो मटर के पौधों को ही चुन करके अपना प्रयोग पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया आपको और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अवशेषी अंग उसको बोला जाता है जो बिना किसी काम के होते हैं और धीरे धीरे उसका जो अवशेष है खत्म हो जाता है, तो वो जो होता है अवशेषी अंग होता है। मैं आपको ऑप्शन बता दूं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी होती है, अवशेषी अंग नहीं होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमेशा बनी रहेगी। और जो अंगूठा होता है ये भी हमेशा बनी हुई रहती है, और कान है हमेशा ही बना रहता है। लेकिन अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग हो जाता है। ओके, तो कौन सा अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन हम लोगों को पढ़ने को मिलता है सोशल साइंस में भी, तो यहाँ पर साइंस में भी दे दिया गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आप लोग जानते होंगे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका वृक्षारोपण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण या अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षोभित होता है, दक्षिण की ओर अपेक्षित धनावेशित कण उत्तर की ओर अपेक्षित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी। जब भी आपका बात होगा पश्चिम और उत्तर के, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा ऊपरी मुखी हो जाएगा। ओके, आपको इस तरह से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। चलिए यहाँ पर है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, आंसर हो जाएगा आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। यानी जो हम लोग को घरों में जो लाइट आती है, करंट आती है, विद्युत आती है, वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का फिर से गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? यानी कि सौर जल जो होता है, हीट करने वाला सौर होता है, तो हम लोग गर्म कब नहीं कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा आपको बादलों वाले दिन। आपको देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से घुमा करके थोड़ा सा उलझा करके दिया गया है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? कहने का मतलब सोलर के बारे में किया जा रहा है, सोलर प्लेट के बारे में, सोलर लाइट के बारे में, जो भी धूप से एनर्जी देती है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो जब बादल रहेंगे, धूप नहीं रहेंगे, तो हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं, और जो जल है हम लोगों का गर्म नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। उससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी स्टूडेंटों के पास, ताकि वे लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? यानी कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? यानी जो भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? आंसर हो जाएगा आपका Fe, फेरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा आपका 6। ओके, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंधन होते हैं वे कहलाते हैं। यानी कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच 3 बंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका एल्काइन। जब भी 3 बंध का बात किया जाएगा तो आंसर आपका एल्काइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथेनील, एथेनील के क्रियाशील मूलक सूत्र है। एथेनील का क्रियाशील मूलक सूत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा OH। ओके, OH रहेगा, जो भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है कौन सा है? यानी कि किसी भी दर्पण के सामने दूर भी अगर वस्तु रखा हुआ है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बिल्कुल सीधा बन रहा है,
तो वो कैसा प्रतिबिंब हो सकता है आपको पता होना चाहिए, या तो समतल या उत्तल। इसका आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? यानी जो कार का जो हेडलाइट है, कार हो या फिर कोई भी मोटर वाहन हो, तो उसका जो हेडलाइट है उसमें जो दर्पण दिया गया रहता है, तो उसमें से कौन सा दर्पण दिया रहता है? आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण कार के अगर हेडलाइट की बात किया जाएगा तो अवतल दर्पण होता है। और मनुष्य का जो आदमी इंसान दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है? वो भी अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। ओके, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यानी कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? आंसर हो जाएगा आपका हीरा। ओके, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। शायद इसका आपको पता होना चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 इस तरह से होता है शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपसारी किसे कहते हैं और अभिसारी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों का गुणधर्म किसमें से आवर्त फलन होते हैं, यानी कि किसके आधार पर जो है कि सजाया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके आधार पर सजाया गया है तत्वों को? आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संख्याओं के, यानी परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। ओके, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसकी क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा आपका आवर्त। ओके, जो भी क्षैतिज होती है इस तरह से, क्षैतिज का मतलब आप समझ रहे होंगे, सॉरी, क्षैतिज जो भी होती है और एक लंबवत होती है और एक क्षैतिज होती है, तो जो क्षैतिज होती है उसे आवर्त बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी लोहे में जो फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सा विधि किया जाता है उसमें? आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब है कि ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की रपत चढ़ाकर, परत ओके, परत चढ़ाकर, यानी कि लोहे के फ्राइंग पैन से जंग से बचाने के लिए कौन सा विधि लगाया जाता है? तो पेंट भी कर सकते हैं या फिर ग्रीस लगा सकते हैं या जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी कि चाकू से बहुत आसानी से काटने वाली धातु कौन है? वो धातु चाकू से बहुत आसानी से कट जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, Na, यहाँ पर दिया हुआ है Na, सोडियम भी चाकू से आसानी से कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, यानी जो विद्युत है उसका प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका ओम मीटर। ओके, ओम डैश मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको एडजस्ट कर दूं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत आसान क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? आंसर हो जाएगा आपका चांदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा जो है उसका चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टेड। ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी जो विद्युत मोटर है वो ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ओके, विद्युत मोटर जो होता है आपको हमेशा याद रखनी है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करें सारे फ्रेंड्स के पास, सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं आजकल। और ये सब जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के थे और
ये सब कुछ। और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूंगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूंगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।